अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अभी मैं पढ़ाने लगी हूँ आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। लेकिन ये इस तरह से है कि मैं इसके नोट्स कोई नहीं आप लोगों को शो कराऊँगी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आप लोगों को बोलती जाऊँगी, पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करते जाने हैं। सबसे पहले ये है कि जो पॉलीमर्स हैं ना, उनकी क्या होती है, उनके हमें पता है वो चेन्स होती हैं, चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं उसमें। अब ये जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल होती हैं, ये किसी तरह से जुड़ी होंगी एक-दूसरे से, ठीक है? इसमें कोई यानी कि बॉन्ड होंगे। अब वो जो बॉन्ड हैं, वो आगे 2 टाइप्स के हैं, केमिकल और इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है? जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, उनके बारे में सुन लें कि वो किस तरह से होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और जॉइन होते हैं, मतलब उनके एटम जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है 1 से 1.5 एंगस्ट्रॉम का। और दूसरे जो होते हैं, जो मतलब कि किस तरह से है, वो 3 टू 4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में होता है, मतलब कि इतना। और वो कौन से होते हैं, वीक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब। जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो केमिकल बॉन्ड जो मतलब कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, और जो दूसरे बॉन्ड हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक वाली होंगी। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा ये है कि जो कंपोजिशन और अरेंजमेंट है ना, वो डिफरेंट होगी, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र करेंगी, ठीक है? कंपोजिशन में चेंज आएगा, अरेंजमेंट में चेंज आएगा मोनोमर्स की, तो वो हमारी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। आई थिंक तीसरा हो गया, पहले में चेन थी, दूसरे में बॉन्ड था, तीसरे में कंपोजिशन। और फिर है 4 मोनोमर्स। क्या क्या है उसमें, देखो अब मोनोमर में 3 चीज़ें हैं। मोनोमर की नेचर, उसकी केमिकल नेचर, ठीक है, किस तरह की है। जो केमिकल नेचर डिफरेंट होगी, जिस तरह की केमिकल नेचर होगी ना, उस तरह का हमारा जो है ना प्रोडक्ट आएगा, पॉलीमर आएगा, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास बॉन्डिंग किस तरह की होगी, उसकी बेस पे हमारा जो पॉलीमर होगा वो डिफरेंट होगा। हम उसके स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसकी बेस पे वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये सारा कुछ। इसके बाद ये है कि इसमें बता रहे हैं केमिकल नेचर जो है ना, वो प्राइमरी फैक्टर होगा जो इसको इफ़ेक्ट करेगा पॉलीमर को, ठीक है। दूसरा ये कि जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मतलब एक ये है कि रिएक्टिविटी जो है ना, मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्टिविटी जो है ना, वो उसकी कंपोनेंट की वजह से होती है, ठीक है। हमारे पास जो कंपोनेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करे, उसी तरह से हमारा पॉलीमर करेगा। जैसे कि नेचुरल रबर जो है ना, हमारे पास एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें। नेचुरल रबर को लेते हैं, और दूसरा हम लोग लेते हैं कोई हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन लाइक पोली इथाइलिन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि जब हम करवाएंगे ना रबर को ओजोन से अटैक, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। जबकि जो हमारे पास पॉलीइथाइलिन होगा वो रेजिस्ट करेगा इस अटैक को, ठीक है। दूसरा ये कि सेलुलोजिक पॉलीमर को लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, उसमें किस तरह से रिएजेंट ऐड होंगे वो इसके बेस पे होगा कि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। अब ये है कि जो सेलुलोज़ है ना, जब वो इंटरेक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। जब हमारे पास सेलुलोज़ एसिटिक एसिड के साथ करेगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। जब हमारे पास सेलुलोज़ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन वो होगा नाइट्रोसेलुलोज़ फॉर्म करेगा। और ये जो है ना नाइट्रोसेलुलोज़, वो किससे इफेक्ट, मतलब कि किस तरह से होगा, वो प्रोपेलेंट के तौर पे एक्ट करेगा, गन कॉटन जो होती है उसके तौर पे, और या फिर प्लास्टिक के तौर पे, ठीक है, सेलुलाइड वगैरह। और अगर एसिटिक एसिड हमने लिया ना उसमें, तो किस तरह से होगा, उसको फैब्रिकेशन की जा सकती है उसकी, कि उसको फिल्म में, शीट्स में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला ये है कि हमारे पास अब पॉइंट्स गिनते थे ना आप लोग, छठा आ गया, 7वां पॉइंट। इसमें ये है कि हमारे पास होता है ना सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं। एक मैंने बोला है सेलुलोज पॉलीमर, दूसरा आ गया सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन पॉलीमर जो होते हैं ना, इसमें होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान लिंकेज बनता है। अब ये जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के द्वारा लिंकेज बनता है ना, इसका क्या होता है, ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि पी और डी ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है पाई बॉन्डिंग की वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद ये यूज़ किस लिए होता है, कि इसमें ये होता है जो साइड चेन होती है ना, मतलब वो क्या करेंगी, वो मतलब ऑयली या लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ देंगी। और ये जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन वाला बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये जो है ना मतलब इसको रेजिस्ट करेगा हाई टेम्परेचर मतलब के ऊपर, ठीक है। उस पर मतलब बहुत इफेक्ट नहीं होगा। और फिर क्या है कि जो है ना 8 प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलीमर की फॉर्म और अरेंजमेंट जो होती है ना, मतलब फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, फॉर्म एंड अरेंजमेंट, उस पे सारा वो मतलब डिपेंड करता है। जो भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमने लिए, या इस तरह से। क्रिटिकल फैक्टर इसमें क्या है कि वेट है। और वेट किस पे डिपेंड करता है, वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे, और एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग, क्रॉस लिंकिंग और नेटवर्क स्ट्रक्चर।
और स्टीरियो डिपोजिशन वगैरह, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर है स्टीरियो रेगुलरिटी, ये क्या करती है, क्रिस्टलैनिटी को जो है ना इन्हांस करती है, फैसिलिटेट करती है। और इसमें बस आप लोग इसको इतना ही कर लो कि मतलब उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, ये क्या करती है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन करती है क्या, कि चेंज करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट ना सुनना गौर से। इसमें क्या है कि हमारे पास जो रबड़ होती है ना, रबड़, ठीक है, उसकी स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ जो है ना वो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन में आएगी। यानी जब वो अनस्ट्रेच फॉर्म में होगी ना तो वो रैंडम मोशन करेगी, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। और लेकिन जब वो स्ट्रेच फॉर्म में होगी ना तो उसमें क्या होगा, वो रैंडम मोशन नहीं करेगी, ठीक है, बल्कि उसमें मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अभी जो मोशन मोशन इसमें रिस्ट्रिक्ट हुई है ना, इसकी वजह से क्या होगा, लीनियर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, एंट्रोपी भी रिड्यूस हो जाएगी। एंट्रोपी मतलब रिड्यूस हो गई है तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी क्रिस्टल जो मतलब उसकी आप लोग देख रहे किस तरह से प्रॉपर्टीज़ किस तरह इफेक्ट हो रही हैं। और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हमारे पास जो है ना एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो भी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। पहले मैंने क्या बताया, आप लोगों को नोट करें, वर्ड्स नोट कर लो कि सबसे पहले मैंने बताया उसका बॉन्ड किस तरह का है, चेन बनती है। दूसरा, बॉन्ड कौन से होते हैं, और उसके बाद कंपोजिशन और अरेंजमेंट किस तरह की होती है, वो किस तरह से इफेक्ट करती है। चौथा, मैंने बताया कि मोनोमर जो है उनकी नेचर, उनकी बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से इफेक्ट करी है। पांचवा मैंने बताया सेलुलोजिक पॉलीमर का। फिर छठा मैंने बताया सिलिकॉन पॉलीमर का। 7 पॉइंट जो मैंने बताया कि वेट के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। और आठवां जो है मैंने स्टीरियो क्रिस्टलैनिटी मतलब स्टीरियो रेगुलरिटी क्रिस्टलैनिटी को किस तरह से इफेक्ट करी है वो सारा बताया। और जो है मतलब इसके नेक्स्ट 9 पॉइंट वो मैंने बताया मैकेनिकल डिफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, ठीक है। हमारा जो एक चैप्टर था ना, जिस मतलब के पूरा एक बुक में से जितना कवर करवाया गया है तो 601 का वो मैंने कवर करवा दिया है, ठीक है। बाकी जो है दूसरा चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ बताती जाऊँगी। इसमें एक चीज़ अभी जो रह गई हैं वो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन उसमें इतना कोई नहीं है, वो भी सारी डेफिनेशंस और इस तरह की चीज़ें हैं।